चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग इवोल्यूशन की। तो सबसे पहले इवोल्यूशन को समझते हैं, ये इवोल्यूशन होता क्या है या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है क्या। सो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट इज द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। जो फ्लोरा एंड फोना है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं हमारे, उनके अंदर किस तरीके से क्या चेंजेस आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ में उनमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, ये चीज़ को स्टडी करने को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। और ये चेंजेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में आए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि एक के कुछ ही साल बीते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएं। अभी हम लोगों ने जब बात करी थी या जब हम बात करेंगे म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस में ये चीज़ होती है कि जब सडन चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन एक नेचर जो होता है वो धीरे धीरे सिलेक्ट करता जाता है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेस्ट सूटेबल होते हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट या हैबिटेट के लिए। उसके लिए जो बेस्ट सूटेड चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें धीरे धीरे लाइफ में आगे रहती हैं, और जो उसके लिए सूटेबल नहीं होती वो धीरे धीरे हटती चली जाती हैं। तो इस चीज़ की स्टडी करना कि फ्लोरा एंड फौना में एनिमल्स और या ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो किस तरीके से ये चीज़ें चेंजेस हुए, किस तरीके से लाइफ फॉर्म हुई, उस सब के बारे में पढ़ने को हम बोलेंगे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो सबसे पहले टर्म आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले ये इवोल्यूशन टर्म जो थी इस चीज़ को कॉइन किया था। ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। एंड व्हाट इज़ इवोल्यूशन? ये एक ऑर्डरली चेंज है, जो अभी हम लोगों ने बात करी कि किसी भी एक स्पीशीज़ में अगर आप देखें, भले ही वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई से भी ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें किस तरीके से एक ऑर्डरली चेंज आता जाता है विथ स्पैन ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ताकि वो बेस्ट सूटेबल हो सके अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ को स्टडी करना या वो चीज़ होते जाना, यही चीज़ कहलाती है हमारी इवोल्यूशन। स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन अगर हम लाइफ की बात करें कि किस तरीके से लाइफ इवॉल्व हुई, तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से हमारी जो अर्थ है वो जो आज की कंडीशन है उस कंडीशन तक पहुंची, या आज की कंडीशंस के भी पहले बात करें तो किस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम या गैलेक्सी या ये यूनिवर्स आया। तो इस सब के बैकग्राउंड के साथ में हम जो स्टडी करेंगे इवोल्यूशन की लाइफ को स्टडी करने के लिए, तो वो चीज़ के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ, और यूनिवर्स के बाद में हमारी अर्थ फॉर्म हुई, अर्थ फॉर्म के बाद में हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ स्टार्ट कैसे हुई। तो दैट इज़ स्टोरी ऑफ लाइफ। किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, जो हम लोगों ने बात करी कि सिस्टमेटिक ऑर्डरली जो चेंजेस आते जाते हैं, तो यहाँ पे एक आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये ह्यूमंस का डेवलपमेंट है। हम सभी को पता है कि जो ह्यूमंस थे शुरुआत में, अगर हम बात करें तो उनके हमारे पूर्वज, या जो आजकल के हम बंदर देखते हैं, मंकीज़ देखते हैं, उन सब के पूर्वज एक ही थे। और वहाँ से जब वो हम लोग पेड़ों पे रहा करते थे, वहाँ से किस तरीके से जो एप्स वगैरह थे वो किस तरीके से ज़मीन पे चलने लगे, और ज़मीन पे आने के बाद में किस तरीके से उनका पोस्चर इरेक्ट हुआ, और ये सारी स्टडी कैसे कैसे सिस्टमेटिकली वो आगे बढ़ते गए, उनमें अडेप्टेशन होते गए, और किस तरीके से अडेप्टेशन जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए, ऐसी क्या चीज़ें थी वो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बढ़ती चली गई, और आज का जो ह्यूमन है, जो आज हम लोग हैं, उनमें किस तरीके के चेंजेस आए, और यही सारे चेंजेस किस तरीके से दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स में आए, उसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की। तो एक्चुअली में यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स है कई सारी गैलेक्सीज़ का एक पूरा पूरा क्लस्टर। मतलब यहाँ पे कई सारी गैलेक्सीज़ मिलती हैं, और ये सारी गैलेक्सीज़ जो बनी हुई हैं, ये बनी हुई हैं हमारी डस्ट पार्टिकल से, गैसेस से, और इनके बीच में कई लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है। तो अगर हम हमारी बात करें, हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, और जब हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही दूसरे सोलर सिस्टम्स को या दूसरे स्टार्स को देखते हैं, तो वो खुद ही हमसे कई लाइट ईयर्स की दूरी पे हैं। वहीं अगर हम बात करें एक गैलेक्सी से, हमारी मिल्की वे से
दूसरी गैलेक्सीज की, तो वो कई लाख कई हज़ार किलो लाइट ईयर्स हमसे दूर है, और ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं। तो जब अगर हम बात करें यूनिवर्स में, और जब हम देखते हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की तरफ, तो एक्चुअली में जो हम देख रहे होते हैं वो उसकी एक इमेज है जो काफ़ी हज़ार करोड़ों साल पहले जो उस गैलेक्सी की स्थिति रही होगी वो हम आज देख पा रहे हैं। इस चीज़ को अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें, तो अगर हम अपनी आँखों को लें या किसी कैमरे को लें, तो जब भी कोई इमेज फॉर्मेशन होती है तो लाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके आती है और हमारी आंखों के अंदर एक इमेज का फॉर्मेशन करती है। या हम कैमरे की बात करें तो कैमरा एक लाइट को कैप्चर करता है और उसकी एक इमेज बना के देता है। अब जो चीज़ें हमसे पास हैं तो वो तो हम तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ की अभी अभी जो चीज़ घटित हुई है या जो घटना अभी घटी हुई है वही चीज़ हमने इमीडिएटली देख ली है, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। लेकिन वहीं अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य हमसे अराउंड जितना भी दूर है उसके कारण वहाँ से जो हम तक लाइट पहुँचती है वो अराउंड 8 सेकेंड्स लेती है सूरज से पृथ्वी तक पहुँचने के लिए। तो अगर हम सूरज की यहाँ पे एक तस्वीर क्लिक करते हैं तो वो तस्वीर हमको जो सूरज की स्थिति दिखाती है वो 8 सेकंड पुरानी होती है। इमीडिएटली इस समय पे सूरज में क्या हो रहा है वो चीज़ हम इमीडिएटली नहीं देख पाते, लेकिन वो चीज़ हम देख पाते हैं 8 सेकंड के बाद। यही चीज़ अगर हम गैलेक्सीज के बारे में बात करें या दूसरे हमारे स्टार्स या सोलर सिस्टम्स की बात करें, तो जब हम उनको देखते हैं, दूसरी गैलेक्सीज को देखते हैं, तो वो जितने लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं, मतलब लाइट को वहाँ से यहाँ तक आने में इतने सालों का सफ़र करना पड़ा। तो वो जो इमेज लेके आ रही हैं या जो चीज़ हम देख पा रहे हैं आज की स्थिति में, वो इतने करोड़ों, इतने हज़ारों साल पुरानी स्थिति है उस पर्टिकुलर गैलेक्सीज की। तो जो हमारे स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर किए जाते हैं, और इस चीज़ से हमको हमारा यूनिवर्स किस तरीके से बना होगा, ये गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, कैसे स्टार फॉर्मेशन होता है, तो जितना दूर यूनिवर्स में हम देखते जाएंगे उतना हमको समझ में आता जाएगा कि ये यूनिवर्स की उत्पत्ति या ये यूनिवर्स एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ था। और इसी चीज़ को समझाने के लिए जो एक हमारी थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ही है जो ये चीज़ समझाने की कोशिश करती है कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में किस तरीके से डेवलप हुआ। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी जब शुरुआत में बनी होगी तो वो भी एक क्लस्टर ऑफ गैसेज या कहें हम डस्ट पार्टिकल का एक क्लस्टर थी। वो क्लस्टर धीरे धीरे आपस में कोलाइड होते गए, डस्ट पार्टिकल कोलाइड होते गए, धीरे धीरे वो आपस में मिलते गए, मिलने के कारण, और ये जो डस्ट थे बिग बैंग के बाद में ये सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, और ये जब डस्ट पार्टिकल एक दूसरे से चिपकते गए तो उनका धीरे धीरे आप ये कहें कि वो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आए, टकराए, एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो धीरे धीरे उनमें जो ग्रेविटेशनल पुल था उन पार्टिकल्स में धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ने लगी। उसके कारण वो अपने और आसपास के जो भी चीज़ें थी उनसे भी टकराते गए, और अपने ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने के कारण उनको और अपने नज़दीक खींचते चले गए, और इसी तरीके से एक दूसरे से टकराने के कारण, ग्रेविटेशनल पुल होने के कारण वो एक दूसरे से टकराते टकराते ह्यूज मासेस बनते चले गए, और इस तरीके से जो हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो चीज़ डेवलप हुई। अब कोई भी चीज़ अगर आपने देखा होगा, अगर हम बाल्टी में भी कुछ कचरा डालें और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएं तो जो हैवी चीज़ होती है वो सेंटर के पास में आ जाती है। तो सेम वे जब हमारी ये जो पूरा गैस का क्लाउड है अगर वो घूम रहा है तो उसमें जो भारी चीज़ें होंगी वो हमारे सेंटर के नज़दीक आ जाएंगी। तो जितने भी प्लैनेट्स जो सेंटर के नज़दीक बने वो रॉकी प्लैनेट बने, मतलब जो भारी चीज़ें थी वो यहाँ पे आ गई। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें सेंटर से दूर की, तो वहाँ पे जो प्लैनेट्स बने हैं वो बने हैं हमारे गैशियस प्लैनेट। तो इसी कारण से जो हमारे ये जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपट्यून हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो हैं गैशियस प्लैनेट। चलिए, तो बात कर रहे हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी की, और बिग बैंग थ्योरी जो प्रपोज की गई थी वो करी गई थी हमारे
एबी लेमेटर जो हैं इनके द्वारा हमारी बिग बैंग थ्योरी प्रपोज करी गई थी। और हम सभी को बचपन से पता है कि ये बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में थी क्या, एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन थी और किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उस चीज़ को समझाने के लिए ये चीज़ हमारी बिग बैंग थ्योरी है। अब अगर हम टाइम स्केल की बात करें तो अराउंड ये यूनिवर्स का जो उत्पत्ति हुई है, हमारा ओरिजिन हुआ है यूनिवर्स का, वो अराउंड हुआ है 20 बिलियन ईयर्स अगो। और जो हमारी अर्थ है वो फॉर्म हुई है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और ये जो हमारी अर्थ बनी है ये हमारी बनी है हमारे मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके एक सोलर सिस्टम में, मतलब एक बहुत ही छोटी जगह पे। और वहीं अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स इज़ अ क्लस्टर ऑफ, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज यहाँ पे हैं। और ये गैलेक्सीज जो हैं वो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज हैं। जो अभी हम लोग इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस की बात करी जो कई लाइट ईयर्स बड़ा होता है, तो हमारी जो गैलेक्सी ही है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी है। और ये इस तरह की कई सारी गैलेक्सीज एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी कई लाइट ईयर्स अवे है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम समझते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग हुआ कैसे और कहाँ पे हुआ। तो एक स्पेस के अंदर जो हमारा बिग बैंग था, जो मास था वो एक पर्टिकुलर एक छोटे से पॉइंट पे काफ़ी सारा मास जब इकट्ठा हो गया तो उसमें थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन हुआ। और थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेंशन के कारण ये जो मास है ये पूरे यूनिवर्स में या ये कहें एक स्पेस में फैलता चला गया। फैलने के बाद में ये जो गैशियस क्लाउड्स जो स्कैटर्ड हो गए थे वो पैचेस में एक एक जगह पे इकट्ठा होने लगे। और उनमें जो ग्रेविटेशनल पुल है या उनके कंडेंसेशन के कारण अब धीरे धीरे जो ये गैसेस हैं वो कंडेंस होती चली गई, एक दूसरे से आप कहें तो अटैच होते चले गए। ये पार्टिकल जो गैशियस पार्टिकल से वो एक दूसरे से अटैच होते चले गए। अटैच होने के बाद में अपने खुद के ग्रेविटेशनल पुल से धीरे धीरे से ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करने लगे। अब ये जो अलग अलग पैचेस में हैं वहाँ पे हमारी जो है गैलेक्सीज बनने लगी। और गैलेक्सीज आर द फॉर्म्ड ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैशियस एंड डस्ट। तो डस्ट और गैसेस के ये जो क्लाउड्स हैं ये फॉर्म हुए। इसके बाद में इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग स्टार्स के चारों तरफ ये जो गैशियस हैं अलग अलग हमारे सोलर सिस्टम धीरे धीरे पनपने लगे, जिसमें हमारा खुद का भी सोलर सिस्टम है। तो इस तरह से ये गैलेक्सीज के अंदर अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई। वहाँ पे ही अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म होते चले गए। और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो थी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। वहाँ पे ऑक्सीजन जो थी वो फ्रीली फॉर्म में नहीं थी। तो उसके कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है आप कहें केमिकल इवोल्यूशन के लिए। तो केमिकल इवोल्यूशन के लिए वो चीज़ परफेक्ट थी। मीथेन थी हमारी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे हमारे एटॉमिक फॉर्म में थे। अब धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होने लगा, ठंडा होता चला गया, तो धीरे धीरे जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का निर्माण हुआ। और जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया तो हमारा जो है वो हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से ये जो पूरा हम कहें कि एक बिग बैंग थ्योरी में किस तरीके से एक मास जो एक छोटे से पॉइंट पे इकट्ठा हो गया था उसमें किस तरीके से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण ये सारी गैसेस जो हैं वो पूरी एक स्पेस में फैलती चली गई। और जब ये फैलने लगी तो कहीं कहीं पैचेस पे ये जो गैसेस हैं ये इकट्ठा होने लगी। और इन पैचेस ने, इन गैशियस पैचेस ने किस तरीके से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन किया। इन गैलेक्सीज के अंदर जब ये गैसेस एक दूसरे से इकट्ठा होने लगी तो किस तरीके से स्टार बने, स्टार के साथ में आपके प्लैनेट्स बने, और किस तरह से सोलर सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ। वही सोलर सिस्टम जिसमें आज हम लोग रहते हैं, हमारी अर्थ है, वो अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होता गया तो अर्थ का के ऊपर उस समय पे जो थी वो जो भी एलिमेंट्स थे वो अपने एटॉमिक स्टेट में थे। और जैसे जैसे कूल डाउन होते चले गए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होने के कारण
वहाँ पे काफ़ी केमिकल इवोल्यूशन हुए, मतलब काफ़ी केमिकल कंपाउंड्स बने, उनमें काफ़ी रिएक्शंस हुई और काफ़ी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ में आए तो फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरीके से फॉर्मेशन किया। और शुरुआत में हमारा जो लिथोस्फीयर बना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आ गया, दैट मीन्स अब ऐसी स्थिति बन गई जब वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है। तो रेन्स हुई, रेन्स होने के बाद में आपकी जो अर्थ है उसमें जो भी लिथोस्फीयर में जो भी आपके या कह लें हम खाली जगह होंगी जहाँ पे पानी भर सकता है, वहाँ पे ये पानी भरता चला गया और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हुआ लाइफ के ओरिजिन के लिए। और इसी में जो हमारे नए नए केमिकल रिएक्शन होती चली गई और फिर धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स की साइकिल चली है बिग बैंग थ्योरी से, जो आज हम यूनिवर्स देख पा रहे हैं उसकी। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम इवेंट्स को यूनिवर्स के किस तरीके से हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई, तो अगर हम उन्हीं को समझना चाहें तो इवेंट्स आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बाद में किस तरीके से इवेंट्स हुए। तो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए। और ये हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे जो स्टार्स होते हैं उनमें एक फ्यूल का काम करते हैं। गैसेस कंडेंस्ड, धीरे धीरे गैसेस कंडेंस होने लगी, ठंडी होती चली गई, गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे फॉर्म, और धीरे धीरे जो गैलेक्सीज हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। नो एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेड ऑन अर्ली अर्थ। अब अगर हम अर्थ की बात करें और ये बात करें कि किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ पृथ्वी के ऊपर, लाइफ किस तरीके से पनपी, तो जो शुरुआत की स्थिति थी, हम सभी जान रहे हैं कि जब गैलेक्सी फॉर्म्स हुई, हमारा सोलर सिस्टम बना, उस समय पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था और अर्थ के पास में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होती चली गई, जो वाटर वेपर्स हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। शुरुआत में ये सारी चीज़ें जो थीं वो गैशियस फॉर्म में थीं और पूरा का पूरा जो अर्थ था वो मॉल्टन, जो लावा है जो आज भी आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, वो पूरी की पूरी अर्थ जो थी वो इन्हीं चीज़ों से, मॉल्टन स्टेट में जो मैटर था उससे बनी हुई थी। जो वाटर था उसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो डिसोसिएट हुआ। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम होता चला गया, ये जो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिलने लगी, इसने हमारी फॉर्म की ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर के बाद में ये जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेस थी वो बाहर के ही एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली गई। जो हमारी अमोनिया थी, मीथेन थी, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। जो हम लोगों ने बात करी कि अब जब फ्री ऑक्सीजन मिलने लगी तो हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ और ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के बाद में जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल थी वो धीरे धीरे पृथ्वी पे आना कम होती चली गई, जैसे जैसे हमारी ओजोन का डेवलपमेंट बढ़ता चला गया। जो वाटर वेपर्स थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता चला गया, वाटर वेपर्स जो थी वो पानी के तौर पे बरसने लगी और पानी जो हमारा है वो अब लिक्विड स्टेट में मिलने लगा। जो भी हमारे अर्थ पे ऊपर लिथोस्फीयर में जो भी डिप्रेशन थे उनके अंदर ये पानी पूरा भरता चला गया। इसी तरीके से हमारे जो है वो ओशंस का फॉर्मेशन हुआ।